काकी, मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करती थी और आपने ही। मनोरमा जी और गोविंद जी दोस्त की बेटी की शादी से लौटकर देर रात घर आए थे। शादी में कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे तो महफिल जम गई और समय का पता ही नहीं चला। जब 1 बज गया तो मनोरमा जी ने कहा, क्या बात है, आज किसी को घर नहीं जाना क्या? पास में बैठी अरुंधति ने कहा, अरे यार, छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं और हम लोग कौन सा रोज मिलते हैं। अरे कितने समय बाद तो मुलाकात हुई है, थोड़ी देर और गपशप कर लेते हैं। फिर तो वही जिंदगी, किसी को कहाँ फुर्सत है। अमर जी ने कहा, अरुंधति भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, थोड़ी देर और मस्ती करते हैं, फिर हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और इस तरह से रात के 2 बजे जब मनोरमा जी और गोविंद जी घर लौट कर आए तो मनोरमा जी बहुत थक चुकी थी। उन्होंने अपनी ज्वेलरी उतारी और एक पर्स में रखकर अपने बेड की साइड टेबल पर रख दी और गोविंद जी से बोली, सुनिए जी, अब मेरे से नहीं हो रहा है, सामान लॉकर में रखूं, सुबह उठकर देख लूंगी, बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसा कहकर वह अपनी चादर तानकर आराम से सो गई। सुबह उठकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। काम वाली बाई आकर अपना काम करके चली गई थी। घर में सत्तो काकी परमानेंट रहती थी। मनोरमा जी ने अपने कमरे में गई और सोचा, लाओ सामान उठाकर अलमारी में रख देती हूँ, पर साइड टेबल पर पर्स नहीं था। अब तो वह घबरा गई। इधर उधर देखा, पर्दे के पीछे भी देखा, सब तरफ ढूंढा, लेकिन पर्स नहीं मिला। मनोरमा जी ने सत्तो काकी को बुलाया और कहा, काकी, यह साइड टेबल पर मेरा पर्स रखा हुआ था और आपके अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आता, आपने देखा क्या? काकी बोली, बहू जी, मैं तो सफाई करने के लिए आपके कमरे में आई थी और मैंने तो यहाँ पर कुछ नहीं देखा। मनोरमा जी ने कहा, काकी, मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करती थी और मैं किसी और को अपने कमरे में नहीं जाने देती थी। सिर्फ मेरे कमरे में जाने का आपको अधिकार था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। काकी की आंखों में बेगुनाही के आंसू थे। वह बोली, बहू जी, चाहे जिसकी कसम खिला लो, मैंने पर्स नहीं देखा और ना ही छुआ है। मैंने आज तक कभी आपका एक पैसा इधर से उधर नहीं किया, तो आज मेरी ईमानदारी पर इतना बड़ा दाग क्यों लगा रही हो? और भी बहुत सारे लोग घर में आते हैं। मनोरमा जी ने कहा, मैं पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। पुलिस आएगी ना तो सबको आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। सारे नौकरों को बुला लिया गया था। गोविंद जी भी अपनी फैक्ट्री से वापस आ गए थे। एक एक करके सबसे पूछा जा रहा था। सब यही कह रहे थे, हम तो कभी मैडम जी के कमरे में जाते नहीं। मनोरमा जी की आंखें रह रहकर काकी की तरफ उठ रही थी, मानो वह कह रही हो, काकी, तुम ही चोर हो। गोविंद जी ने भी कहा, काकी, घर की बात है, अगर आपने लिया है तो बता दो, क्या फायदा, पुलिस आएगी, सबकी बदनामी होगी, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सत्तो काकी बोली, साहब, चाहे मेरा गला कटवा दो, चाहे मुझे जेल भिजवा दो, लेकिन जब मैंने सामान छुआ ही नहीं है तो मैं कैसे कबूल कर लूं? आप मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मत करो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मेरा यही उत्तर रहेगा, मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है। गोविंद जी ने मनोरमा जी से कहा, मन्नू, एक बार फिर से चेक कर लो, काकी जिस तरह से कह रही है तो उनके ऊपर कुछ तो विश्वास करो। मनोरमा जी और गोविंद जी फिर से कमरे के अंदर गए और सब तरफ ढूंढने लगे। अलमारी खोली। मनोरमा जी ने साड़ी तह करके साइड टेबल पर रख दी थी और जब अलमारी से साड़ी निकाली थी तो उसी के साथ सामान का पर्स गिर गया। अब तो दोनों भौचक्के रह गए। गोविंद जी ने कहा, क्या ये वही पर्स है? मनोरमा जी बोली, हाँ, है तो वही, शायद साड़ी के साथ लिपट कर अलमारी में चला गया होगा। अब तो मनोरमा जी को काटो तो खून नहीं। लज्जित सी खड़ी थी, अपनी ही नजरों में अपराधी बन चुकी थी। गोविंद जी ने जोर से कहा, सामान मिल गया है। सब लोग कमरे में इकट्ठे हो गए और मनोरमा जी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। मनोरमा जी बोली, पता नहीं कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हुआ था जो मैं सत्तो काकी पर शक कर बैठी हूँ। गोविंद जी ने कहा, मैं तुमसे पहले ही मना कर रहा था, इस तरह से किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ, पहले पूरी तरह से छानबीन कर लो। मनोरमा जी बोली, मैं क्या करती, इतनी झूल रही थी, नहीं मिली तो मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं पागल सी हुई जा रही थी। गोविंद जी ने कहा, और तुमने अपने पागलपन में किसी की बरसों की कमाई इज्जत को तार तार कर दिया। सत्तो काकी की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने रोते हुए कहा, साहब, सामान मिल गया, ईश्वर की कृपा है, वरना मुझ गरीब का क्या होता। आप लोग तो मुझे जेल में डलवा देते। जवानी से बुढ़ापा आ गया आप लोगों की सेवा करते करते, और आप लोगों ने बदले में मुझे ये सिला दिया। लाखों रुपए आपके कमरे में यूं ही पड़े रहते थे, मैंने कभी भी उस तरफ नजर उठाकर नहीं देखी, और आज बुढ़ापे में मैं यह कर्म करती। मनोरमा जी ने झुककर सत्तो काकी के पैर पकड़ लिए और कहा, काकी, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं आपकी अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। सत्तो काकी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू जी, मैं आपको माफ भी कर दूंगी ना, तो भी मेरे दिल में आपके लिए आदर नहीं रह पाएगा। कहते हैं ना, मिट्टी की हांडी एक ही बार चढ़ती है। जब विश्वास टूटता है तो इंसान जीता नहीं है, मर जाता है। आज मैं भी टूट चुकी हूँ। गरीब हूँ, लेकिन स्वाभिमान से जीती हूँ। आपके ससुर जी के सामने आपके घर में रह रही थी। आज तक कभी किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, और आपने आज मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वह तो अच्छा हुआ सामान मिल गया, वरना मैं जीते जी मर जाती। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। अपने गांव और अपने मन में कोई मलाल मत रखना। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया। और इतना कहकर सत्तो काकी अपने कमरे से जाकर अपना सामान ले आई और बोली, साहब, आप मेरा सामान चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं अब जा रही हूँ। गोविंद जी और मनोरमा जी बोले, काकी, एक बार फिर से विचार कर लो, अपना बच्चा समझकर हम दोनों को माफ कर दो। लेकिन काकी ने ना में सिर हिलाया और हाथ जोड़कर धीरे धीरे गेट के बाहर चली गई। सब लोग उस बड़ी स्वाभिमानी औरत को जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।